कानपुर में सुबह 6 बजे एक करोड़पति शख्स को कार से रौंद दिया जाता है। अब एक्सीडेंट इतना भयानक होता है कि उस करोड़पति शख्स की मौत हो जाती है। घर पर हर कोई परेशान होता है। माँ का रो रो कर बुरा हाल है, बीवी बेसुध हो गई है, अस्पताल तक पहुँच गई है बीवी। साथ ही साथ जो परिवार वाले हैं वो परेशान हैं। लेकिन 26 दिन बाद इस पूरे केस में पुलिस एक बेहद चौंकाने वाला खुलासा करती है। पुलिस बताती है कि दरअसल जिस मौत को एक्सीडेंट समझा जा रहा था वो तो एक्सीडेंट था ही नहीं, वो तो एक कत्ल था। वो भी सोचा समझा, पूरी प्लानिंग के साथ किया गया कत्ल। और करने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद को शातिर, खूबसूरत और बेहद दिमागी समझने वाली बीवी। वो बीवी जो रो रही थी, बिलख रही थी, उसने इतना ड्रामा रचा कि वो अस्पताल तक पहुंच गई। पुलिस वाले उसे अस्पताल लेकर गए कि भाई बीवी की हालत बहुत ख़राब है। वही बीवी अपने पति की कातिल निकली और उसने कत्ल को इस तरीके से अंजाम दिया ताकि वो पुलिस को बरगला सके। और पुलिस को काफ़ी लंबे समय तक ये लगा भी कि जो मौत हुई एक करोड़पति शख्स की वो एक्सीडेंट है, ना कि हत्या। आप अभी जो स्क्रीन पर तस्वीरें देख रहे हैं ये राजेश गौतम है, साथ ही उनकी पत्नी उर्मिला उर्फ पिंकी। इन दोनों की शादी साल 2012 में हुई थी। खुशहाल जीवन चल रहा था, दोनों के 2 बच्चे भी हुए। राजेश गौतम एक सरकारी टीचर हैं कानपुर में। साथ ही साथ इनके पास बहुत सारी पुश्तैनी ज़मीन है, बहुत करोड़पति आदमी हैं। 1.5 करोड़ के इनके 2 बीमे हैं, यानी 3 करोड़ का बीमा है इनका। 45 करोड़ की इनके पास प्रॉपर्टी है। इसके अलावा जो ज़मीनें हैं, जो खेत पड़े हुए हैं वो अलग हैं, जो इनको अपने बाप दादा से पुश्तैनी मिले हैं वो चीज़ें अलग हैं। और इसी सिलसिले में इन्होंने कानपुर में हाल ही में एक और नई प्रॉपर्टी खरीदी, एक प्लॉट खरीदा और फिर उसको बनवाने के लिए ये कुछ लोगों से मिले। उन लोगों से मिलने के दौरान एक शख्स और जो मिस्त्री का काम करता है जिसका नाम शैलेंद्र है वो भी इनसे मिलता है। बातचीत होती है कि भाई कैसा बनाया जाएगा, इस प्लॉट पर कंस्ट्रक्शंस कैसा होगा, क्या करना है, सारी चीज़ें रेडी होती हैं। और फिर इसी सिलसिले में जो कुछ मिस्त्री हैं और साथ ही जो शैलेंद्र है वो भी एक राजमिस्त्री है, लगातार वो राजेश गौतम के घर पे आना शुरू कर देता है। क्योंकि इन लोगों का काम चल रहा था, बातचीत रेगुलर होती थी, इसलिए वो उसके घर पर आना जाना शैलेंद्र का शुरू हो गया। अब इसी सिलसिले में धीरे धीरे जो बातें हैं वो बीवी तक पहुंच गई। बीवी भी मिस्त्रियों से बात करने लगी, उन्हें चाय वगैरह देना, काम काज कराना, जब राजेश घर पे ना हो तब उन्हें डील करना। और इसी चीज़ों को लेकर जो शैलेंद्र है उसने देखा कि जो राजेश है उसकी बीवी उर्मिला यानी पिंकी बहुत खूबसूरत है, बातें बहुत अच्छी करती है। अगर हमारे सामने जो भी वो बातें कर रही है बहुत अच्छे तरीके से कर रही है, साथ ही साथ दिखती बहुत अच्छी है और उसका दिमाग भी काफ़ी तेज़ है। अब इन्हीं सब बातों में जिस तरह से इन लोगों के बीच में बातें हुई, शैलेंद्र पिंकी को पसंद करने लग गया। लेकिन उसने ये चीज़ें जाहिर नहीं की। लंबे समय तक काम चल रहा था और काम इस कदर चला कि जो शैलेंद्र है अब वो ज़्यादा टाइम पिंकी के साथ ही बिताने लगा, पिंकी से ही बात करने लगा। और इसी दौरान पिंकी की भी उससे दोस्ती हो गई और धीरे धीरे यही दोस्ती अफेयर में चेंज हो गई। यानी राजेश गौतम की जो पत्नी है पिंकी, उनका अफेयर उस मिस्त्री शैलेंद्र के साथ शुरू हो गया। दोनों के बीच में संबंध भी बन गए और इस चीज़ की भनक राजेश को नहीं थी। लेकिन एक दिन वो इन दोनों को देख लेते हैं, पकड़ लेते हैं रंगे हाथ। फिर इन लोगों में लड़ाई होती है, बहुत विवाद बढ़ता है। शैलेंद्र वापस चला आता है, कंस्ट्रक्शन का काम भी कुछ दिन रुक जाता है। और उसके बाद पिंकी और राजेश गौतम की बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है, विवाद होता है कि किस तरीके की हरकत है, हमारे 2 बच्चे हैं, हमारा अच्छा खासा परिवार है, प्रॉपर्टी है, पैसा है, सब कुछ है, तुम इस तरीके की चीज़ें को क्यों कर रही हो, ऐसी हरकतें क्यों कर रही हो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और इसी सिलसिले में जो राजेश है वो शैलेंद्र का घर पर आना भी बंद करा देता है। यहाँ तक कि उसे काम से निकालने की बात भी कहता है कि अब मुझे उससे कोई काम नहीं करवाना, मेरे पास बाकी लोग हैं। लेकिन जो पिंकी थी वो तो शैलेंद्र पर मर मिटी थी। अब उसे किसी भी हालत में ये चाहिए था कि शैलेंद्र उससे मिलता रहे और इसीलिए वो ये सोचती है कि खो ना हो, बस मुझे अब अपने पति को मारना पड़ेगा। एक तो इसके पास प्रॉपर्टी है, पर अब मैं प्यार तो शैलेंद्र से करने लग गई हूँ और मैं रहना भी शैलेंद्र के साथ चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं उसके साथ शादी करूँ और इसीलिए वो पूरा ये फुल प्रूफ प्लान बनाती है। और इस पूरे प्लान के तहत वो अपने पति को एक बार जहर भी दे देती है। जब वो अपने पति को जहर देती है, उसकी हालत ख़राब होती है राजेश गौतम की, उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल ले जाने के बाद काफ़ी लंबे समय तक उनका इलाज चलता है, उनकी हालत में सुधार आता है। लेकिन किसी को ये शक नहीं होता कि बीवी कुछ ऐसा कर सकती है पति के साथ। और पति यानी राजेश गौतम को भी ऐसा नहीं लगता
कि मेरे साथ मेरी बीवी ने कुछ गलत किया जिसकी वजह से मेरी तबीयत या मेरी हालत ख़राब हुई है। धीरे धीरे तबीयत में सुधार होता है और राजेश गौतम घर आ जाते हैं। अब भी पिंकी जो है वो पूरी तरीके से मान नहीं रही थी। एक बार उसने जहर देने की कोशिश कर भी ली, लेकिन अब वो सोचती है किसी भी तरीके से हमें मारना होगा। और इसीलिए 1 महीने पहले यानी अक्टूबर के महीने में पूरी प्लानिंग की जाती है। शैलेंद्र के साथ मिलकर पिंकी पूरी प्लानिंग करती है कि अब मुझे अपने पति को रास्ते से हटाना है। इसके लिए सोचते हैं कि हमें क्या करना है, और साथ ही साथ वो हिदायत भी देती है कि देखो हम इसका मर्डर तो करेंगे, लेकिन वो मर्डर ऐसा दिखना चाहिए कि मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया है या वो घटना में मर गए हैं या अपने आप कुछ ऐसा हो गया है कि वो मर गए हैं, उनकी किसी ने हत्या नहीं की। ये सबको स्ट्रिक्ट वार्निंग दे देती है। अब शैलेंद्र इसी सिलसिले में इसके मामा के जो 2 लड़के हैं उनसे मिलता है और उन्हें कहता है कि मैं तुम्हें 4 लाख रुपए दूंगा और किसी को इस तरीके से मारना है कि रोड एक्सीडेंट लगे। जो इसके जानकार थे वो रेडी हो जाते हैं इसके लिए, और 4 लाख रुपए पिंकी उन्हें सुपारी के तौर पर दे देती है अपने पति को मारने के लिए। सब कुछ तय समय के मुताबिक डिसाइड होता है। रेगुलर रेकी होती है, क्योंकि अक्सर जो राजेश गौतम हैं वो मॉर्निंग वॉक पर जाया करते थे। सुबह 5:30 निकलते थे और 7-8 बजे तक वापस घर लौटते थे। अब इसी पूरे सिलसिले में लगातार वो लोग देखते थे किस दिन मौका पाया जाए, किस दिन हम उन्हें मार सकते हैं, और इसीलिए रेगुलर 2 गाड़ियाँ वहाँ पर खड़ी रहती थी। 4 नवंबर का दिन आता है। सुबह सुबह वो मॉर्निंग वॉक के लिए पास के पार्क में निकलते हैं। अब वहाँ से वो जब राउंड वगैरह लगा रहे होते हैं तभी 6 बजे के आसपास एक गाड़ी आती है पीछे से, उन्हें ज़ोरदार टक्कर देती है, और टक्कर इतनी ज़ोरदार होती है कि गाड़ी खुद भी बैलेंस खो देती है और सामने वाले खंबे से जाकर टकरा जाती है। अब जब गाड़ी खंबे से टकरा जाती है तो जो पहिया है वो पंचर हो जाता है। ठीक थोड़ी देर बाद फ़ौरन उसी गाड़ी के पीछे एक और गाड़ी आती है। अंदर जो लोग बैठे होते हैं जिन्होंने एक्सीडेंट किया होता है वो बाहर निकलते हैं, उस गाड़ी में चढ़ते हैं और वापस वहाँ से भाग जाते हैं। तो यानी दूसरी गाड़ी में बैठकर वो लोग फरार हो जाते हैं। अब इधर आसपास के लोग देखते हैं कि राजेश गौतम जो एक शिक्षक हैं, एक सोसाइटी में उनकी इज्जत है, उन पर किसी ने गाड़ी चढ़ा दी है। हॉस्पिटल वगैरह ले जाया जाता है, मृत घोषित कर देते हैं डॉक्टर कि नहीं अब इनकी ज़िंदगी नहीं बची है, इनकी सांसें थम गई हैं। इधर पत्नी खूब रोती है, खूब ड्रामा करती है, उसकी हालत ख़राब हो रही होती है। इतनी हालत उसकी ख़राब हो जाती है, यूँ कहें कि इतना वो ड्रामा या स्वांग रचती है कि खुद उसे पुलिस भी हॉस्पिटल ले जाती है कि इसकी कंडीशन बहुत बुरी होती जा रही है। अपने पति की मौत की खबर सुन के पुलिस उस वक्त फिर पूछताछ भी नहीं करती क्योंकि कंडीशन बहुत ख़राब होती है, और लगातार पत्नी कई दिनों तक हॉस्पिटल में रहती है। इधर घर वाले सुनते हैं, जो राजेश गौतम के भाई हैं, जब वो सुनते हैं उन्हें भी समझ नहीं आता कि ऐसे कौन गाड़ी चढ़ा सकता है। पर फिलहाल पहले सब लोग यही मानते हैं कि हाँ किसी ने गाड़ी से कुचल दिया है और ये एक एक्सीडेंट है। लेकिन इधर राजेश गौतम का भतीजा यानी इनके भाई का लड़का नेवी में काम करता है। वो जब अपने चाचा की मौत की खबर सुनता है वो वापस घर आता है। अब घर आने के बाद इधर पुलिस पिंकी से भी पूछताछ शुरू कर देती है। पिंकी बताती रहती है कि जो मेरे हस्बैंड हैं वो सुबह घूमने जाते हैं, हो सकता है किसी ने एक्सीडेंट कर दिया हो, बहुत कैजुअली बोलती है। लेकिन पुलिस को उसकी बात पे फिर भी शक नहीं होता कि इतनी आराम से, अभी तक जो इतनी हालत जिसकी बिगड़ी थी उसने इतनी आराम से अपने पति की मौत को एक्सेप्ट कर लिया। अब फिलहाल इधर जैसे ही जो भतीजा है वो वापस लौटता है, वो पुलिस वालों के साथ मिलकर इस इन्वेस्टिगेशन में थोड़ा योगदान देने की कोशिश करता है, क्योंकि वो नेवी में था। तो वो पुलिस वालों से बोलता है कि मुझे एक बार सीसीटीवी देखने उस टाइम के। और जब सीसीटीवी देखे जाते हैं तो कोई और इस बात को नोटिस नहीं करता, लेकिन जो भतीजा था पवन, जो नेवी में काम करता था, वो नोटिस करता है कि जिस वक्त राजेश गौतम पर गाड़ी चढ़ाई गई और गाड़ी जाकर खंबे से टकराई, उसके थोड़ी देर बाद एक और गाड़ी आती है और फटाफट वही जो गाड़ी है उस गाड़ी में 2 लोग बैठे होते हैं, और जिन्होंने एक्सीडेंट किया होता है उस गाड़ी से लोग उतरकर दूसरी गाड़ी में बैठ के फरार हो जाते हैं। अब इस पर जो पवन है वो नोटिस कर कर पुलिस को बताता है कि आप देखिए ये एक्सीडेंट नहीं है, ये हत्या का मामला है, क्योंकि यहाँ पर 2 गाड़ियाँ हैं। अगर एक्सीडेंट होता तो एक गाड़ी से अगर एक्सीडेंट हो गया तो लोग ऐसे ही भाग जाते, पंक्चर हो गई तो निकल कर भागते, लेकिन पीछे से दूसरी गाड़ी उन्हें कवर करने आती है, उन्हें बिठाती है और यहाँ से बचाकर ले जाती है। जब पुलिस भी ये सारी चीज़ें नोटिस करती है तो पुलिस सबसे पहले गाड़ी का नंबर देखती है, नंबर प्लेट के तहत पता लगाने की कोशिश करती है, तो पता चलता है कि वो दोनों नकली नंबर प्लेट हैं, कहीं उनका रजिस्ट्रेशन नहीं है। अब पुलिस के लिए बड़ा सवाल होता है। पुलिस जाके बीवी से फिर पूछताछ करती है। अब यहाँ पर बीवी पलट जाती है। जो बीवी 2-3 दिन पहले जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी तब बार बार ये कह रही थी कि देखिए जो मेरे पति हैं उनका एक्सीडेंट हो गया, उन पर किसी ने कार चढ़ा दी है, वो ये सारी चीज़ें मान रही थी। लेकिन अब वो पलटती और बोलती है कि जो मेरा भतीजा है पवन, उसी ने मेरे पति को मरवा दिया, उसका कैरेक्टर बहुत गंदा है, वो मुझ पर भी गंदी नज़र रखता है।
पुलिस को वो ये सारी बातें कहने लगी क्योंकि वो डर गई थी कि अगर पवन इस पूरी इन्वेस्टिगेशन को खोल देगा या कैसे भी करके पुलिस को सारा सच पता चल जाएगा तो वो पकड़ी जाएगी और ना ही उसे अपने पति की प्रॉपर्टी मिलेगी, ना ही इंश्योरेंस की रकम। अब पुलिस को अब इस पर शक होता है क्योंकि पहले जो पत्नी माफ़ करेगा उर्मिला यानी पिंकी, जो ये सारी चीज़ें मानकर चल रही थी कि हाँ मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया, अब वो भतीजे पर ही आरोप लगा रही है। पुलिस जब ये सारी चीज़ें समझती है तो पुलिस सबसे पहले वाइफ का फ़ोन ट्रेस करती है। जितने लोगों से और बातचीत थी राजेश गौतम की इतने दिनों में, 1 महीने के अंदर जितनी बातचीत हुई उन सब का नंबर लेती है। उसमें से शैलेंद्र का नंबर मिलता है, कई और मिस्त्री हैं उनका नंबर भी मिलता है। शैलेंद्र के नंबर पर देखते हैं लगातार बात हो रही थी। फिर इधर पिंकी का नंबर जब ट्रेस किया जाता है तो उसमें एक नंबर बड़ा कॉमन मिलता है पुलिस को। अब पुलिस पता लगाती है वो नंबर किसका है, तो पता लगता है वो नंबर है शैलेंद्र का, जिससे लगातार पिंकी बात कर रही थी 1 महीने से। और इधर जो राजेश गौतम है वो भी बात कर रहे थे। और मर्डर वाले दिन यानी जिस दिन एक्सीडेंट किया गया उस दिन भी जो पिंकी है उसने शैलेंद्र से बात की थी, जब तक पति की मौत नहीं होगी उस टाइम से पहले तक। जब पुलिस को ये सारी चीज़ें मिलती हैं तो पुलिस शैलेंद्र को उठाती है, पिंकी को उठाती है, कड़ाई से पूछताछ करती है। और फिर जो पिंकी है फिर भी पुलिस को बरगलाने की कोशिश करती है, वो पूरी तरीके से शैलेंद्र पे सारी चीज़ें डालने की कोशिश करती है। लेकिन पुलिस जब कड़ाई से पूछताछ करती है तो शैलेंद्र सारा सच बता देता है। वो बता देता है कि वो पिंकी से प्यार करने लगा था और पिंकी और उसने मिलकर प्लानिंग की थी कि हमें राजेश गौतम को मार देना है और उसके बाद जो उसकी प्रॉपर्टी है, जो 45 करोड़ की प्रॉपर्टी है, साथ ही जो बीमा की रकम है 3 करोड़, इसके अलावा जितने भी जो खेत खलियान हो गए या जो नई अभी प्लॉट इन्होंने कानपुर में लिया वो सब पिंकी के नाम हो जाता और फिर हम शादी करके आराम से रहने लग जाते। इस तरीके से पुलिस इस पूरे केस का खुलासा करती है, इस पूरे केस को इन्वेस्टिगेट करती है। और पवन ने इस पूरे केस को इन्वेस्टिगेट करने में बहुत अहम योगदान दिया। अगर वो सीसीटीवी की चीज़ पुलिस तक नहीं पहुंचाता या पुलिस के माइंड में नहीं डालता तो पुलिस अब तक इस केस को एक एक्सीडेंट ही मानती। और पिंकी जिसने अपने पति को इतनी बेरहमी से मार दिया, इतनी चालाकी से मार दिया, वो बड़े आराम से प्रॉपर्टी पूरी अपने पति की हड़प लेती, फिर अब शैलेंद्र से शादी भी कर लेती और बच्चों का तो उसे पहले भी कोई ख्याल नहीं था।